स्टडी हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट किया था अथवा ब्रीफ हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर किए थे, ओके ना। नाउ लेट्स गो टू द इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हिस्ट्री इन इंडिया। तो यू ऑलरेडी नो द टैक्स तो हमारे राजा रजवाड़े खानदान से चल रहा है, ओके। बट ऑफिशियल टैक्स का, ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट ने कब उसको रिकॉग्नाइज किया था? तो नॉर्मली 1816 इन द ब्रिटिश रूल, ओके। जब अंग्रेज लोग आए थे, ब्रिटिश रूल 1860 में पहली बार इंडिया में टैक्स ऑफिशियली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। बट जो टैक्स था 1860 में, उस समय खाली बॉम्बे एंड मद्रास और फिर कोलकाता, तो जैसा या कोलकाता बोलो, बंगाल 1860 में जब ब्रिटिश लोगों ने ऑफिशियली स्टार्ट किया था तो उसमें बॉम्बे। अब बॉम्बे मतलब जो ये मुंबई नहीं है, जैसे आपके नॉलेज के लिए बॉम्बे मतलब उस टाइम गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, ये सबको मिला के बनता था बॉम्बे ब्रिटिश लोग का। तो गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और भी बहुत सारे यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का केंद्र शासित राज्य, दादर नगर हवेली, सिलवासा, तो ये सब है गुजरात के पार्ट में। तो ये सब मिला के बॉम्बे था। मद्रास तमिलनाडु, केरला का कुछ पार्ट, आंध्रा, कर्नाटका, ये सब मिला के था मद्रास। एंड कोलकाता बंगाल, तो बिहार, आज का जो बिहार है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये सब मिला के बना था कोलकाता। तो इस तरह से ब्रिटिश राज में जब टैक्स था तो इतने में था। लेकिन जब आफ्टर आजादी के बाद इंडिया 1961 में, अब केयरफुली आप वॉच आउट कर रहे होगे तो इसके अंदर हमारा इंडिया का नॉर्थ हिस्सा नहीं है। नॉर्थ हिस्सा नहीं, यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। मध्य प्रदेश भी इंक्लूड नहीं है, ओके, रिमेंबर। और फिर उसके बाद अपना नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न ईस्टर्न का जो सौतेले भाई लोग हैं, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, वो लोग को भी हम लोग इसके अंदर यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले में इंक्लूड नहीं था, रिमेंबर। तो इंडिया में पहली बार ऑफिशियली डायरेक्ट टैक्स कभी आया 1860 में। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया का खुद का संविधान के हिसाब से कब आया? 1961। क्यों? तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, व्हेन द फर्स्ट टाइम इंडिया टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 1860 इन इंडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1961। ओके बच्चों, वो सब आपको मिल जाएगा सीट में, ओके ना। So the present law of income tax is contained in the Income Tax Act 1961। हम जो भी अभी टैक्स का पढ़ने वाले वो सब इनकम टैक्स एक्ट, कानून धारा लॉ पढ़े आपने, तो ऐसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ही रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऑल दो उसमें हर साल थोड़ा थोड़ा चेंजेस होने होते हैं, बट जो भी इनकम टैक्स का रूल है कब बना था? 1961 एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, समझो। तो इंडिया में हम लोग जो भी टैक्स का रूल अप्लाई कर रहे हैं, कौन से रूल के हिसाब से कर रहे हैं? जैसे आपने पढ़ा रहेगा इंडियन कंपनी एक्ट 1956। तो इंडिया में जो भी कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन 1956, ऑल द 2013 में हो गया नया एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो वैसे इंडियन टैक्स एक्ट 1961 बच्चों, ओके। द इनकम टैक्स एक्ट, अब एक कानून जब बना तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ रहेगा? द इनकम टैक्स एक्ट कंटेन द प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्सेबल इनकम। व्हाट डू मीन बच्चों? इस रूल में गवर्नमेंट को क्या पावर मिला? कौन से इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स लगेगा? यू हैव टू पे द टैक्स। विच आर द इनकम विल बी टैक्सेबल? तो टैक्सेबल इनकम मतलब क्या सारे इनकम लोगों को टैक्स भरना है या कुछ इनकम पे टैक्स नहीं भरना है? इसका डेफिनेशन बनाने का पावर गवर्नमेंट को मिल गया। दैट इज कंटेन द डिटरमाइनिंग द टैक्सेबल इनकम। डिटरमाइनिंग मतलब फिक्स,
डिटरमिनेशन बच्चों फिक्स्ड. So which income will be taxable, which income is not taxable, means बच्चों किस पे टैक्स भरना है और किस पे टैक्स नहीं भरना है, इसलिए इस रूल में आया 1961 में. हम लोग बच्चों टैक्स एकदम बेसिक चल रहा है क्योंकि आपको ये पहला साल है टैक्स के लिए. ओके ना. डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. अब चलो हाँ बच्चों इस पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स भरना है, बट कितना टैक्स भरना है. तो टैक्स लायबिलिटी मतलब हाउ मच द टैक्स यू हैव टू पे. So first I will say the determination of taxable income. So determination taxable income means बच्चों fixing which income covered in tax and which income on which income no need to pay tax. ये बच्चों इसका मतलब तो कौन से इनकम पे टैक्स भरना है और कौन से इनकम पे टैक्स नहीं भरना है, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम. अब ये मालूम पड़ेगा वहां बच्चों को ये इनकम पे टैक्स भरना है, तो दूसरा क्वेश्चन दिमाग में क्या आएगा, कितना भरना है. That is called determination of tax liability. Determination of tax liability. Tax liability means how much you have to pay the tax. Need to pay tax. Okay बच्चों, remember. But पहला taxable income is which income you have to pay the tax, on which income you have no need to pay any tax. एक सेकेंडली अगर टैक्स भरना है तो मुझे कितना भरना रहेगा, हाउ मच आई नीड टू पे द टैक्स, दैट इज कॉल्ड टैक्स लायबिलिटी. ओके. देन द प्रोसीजर फॉर द असेसमेंट. व्हाट डू मीन बाय प्रोसीजर असेसमेंट, मतलब वो इनकम काउंट कैसे करेंगे, हाउ टू. तो प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, असेस how to value how to count total income of individual person. अब हाउ टू काउंट, क्योंकि कोई भी आ रहे पर्टिकुलर पर्सन है कि वो एक ही टाइप का इनकम लेता है. लाइक सैलरी पीपल है, सैलरी पे मतलब जो वर्कर लोग काम करते हैं बच्चों, तो उनको मान लो 15,000 महीने का पगार मिल रहा है. ऐसा नहीं खाली 15,000 का महीने कमा रहे बस वो भी उनका इनकम है. कुछ पैसे बैंक में जमा किए रहेंगे, तो बैंक में जमा डिपॉजिट किए तो क्या मिलेगा, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलेगा. राइट, ये भी तो आपका इनकम है. कुछ घर के भंगार आपने सामान बेच दिया, कचरे में रद्दी में बेच दिया, तो उससे कुछ मिल गया रहेगा. सो ये सब इनकम के ही पार्ट है. तो प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट मीन्स हाउ टू काउंट द टोटल इनकम ऑफ पर्सन. तो एक पर्टिकुलर आदमी का कितना इनकम हुआ है टोटल, इसके बारे में क्या क्या रूल्स है, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट. समझो. एंड देन द अपील, दैट इज सीरियस रिक्वेस्ट. व्हाट डू मीन बाय अपील, गवर्नमेंट आपको टैक्स के लिए नोटिस देता है कि आप टैक्स भरो. ओके ना. तो दैट इज कॉल्ड अपील करना. तो अपील मीन्स द गवर्नमेंट इज giving the notice to the particular person to pay the tax. अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो ऐसे भी भाई इंडिया में तो टैक्स नहीं भरे तो क्या कौन भर रहा है टैक्स, वो बात अलग है. बट रूल है द पेनल्टी एंड द प्रोसिक्यूशन. पेनल्टी चार्ज करना और प्रोसिक्यूशन उस पर अपराधी. अगर आपने टैक्स चोरी करना तो उसको अपराध माना जाता है. तो दैट इज कॉल्ड, उस पर केस भी चल सकता है. दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन. बच्चों, तो पेनल्टी एंड फाइन, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन. तो प्रोसिक्यूशन मतलब बच्चों
तो फिर पेनल्टी चार्ज करना, या अगर उसने टैक्स का काफी सीरियस उस पर कुछ केसेस है तो उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा। बच्चों ये सब पावर गवर्नमेंट को किससे मिला है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। बच्चों ये समझ आ गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पूरा पर्पज है। इट गिव्स द गवर्नमेंट टू डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम, कौन से इनकम पे टैक्स भरना है, कौन से इनकम पे टैक्स नहीं भरना है, सब कौन कौन से भरना रहेगा। टेंशन मतलब ये लंबा सफर है, इतना शॉर्टकट में एक दिन में नहीं हो जाता डायरेक्ट टैक्स। बच्चों फिक्स द इनकम। ओके नेक्स्ट एक तो मालूम पड़ेगा हाँ ये इनकम पे टैक्स भरना है, तो कितना भरना है, दैट इज कॉल्ड टैक्स लायबिलिटी। ओके प्रोसीजर असेसमेंट, हाउ टू काउंट द पर्टिकुलर पर्सन का इनकम। हर एक आदमी ऐसा नहीं कि खाली एक ही इनकम सोर्स है। बच्चों अब मैं क्लास ले रहा हूँ तो मुझे फीस मेरे को इनकम मिल रहा है, तो ये मेरा मेन सोर्स तो है, ठीक है। ठीक है कुछ पैसे मैंने एफडी डिपॉजिट किया है तो उससे मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, कुछ कहीं में मैं रूम भाड़े पे डाला रहूंगा तो मुझे रेंट मिलता रहेगा अगर, ठीक है ना, वो भी मेरा इनकम है। तो कोई भी इंडिया में ऐसा इंडिविजुअल नहीं कि जिसको खाली एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है। एक ही सोर्स मतलब कि एक ही जगह से पैसे आता है, इनकम होता है। और आज के जमाने में पहले बोलते बेटा 2 नाव पे सवार मत हो, डूब जाएगा। आज के जमाने में अगर 2-3 नाव पे नहीं अगर सवार हुआ तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जैसा भी देखो जो लोग अगर खाली एक ही पर्टिकुलर इनकम रखे रहेंगे, तो लॉकडाउन 3 महीने चल रहा है तो कहाँ से उनका जिंदगी चल रहा होगा, तो ऑब्वियसली अदर सोर्स। ओके रिमेंबर। नेक्स्ट पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, अगर आपने टैक्स टाइम पे नहीं भरा तो आप पे पेनल्टी फाइन होता है। अगर आपने टैक्स चोरी किया है, सीरियस अपराध है, तो उस पर आपराधिक मुकदमा भी चला जाता है। ये सब पावर मिला है अंडर सेक्शन 1961 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो बच्चों इसके बारे में डिटेल समटाइम राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके next it also lays down the power and the duty of various income tax authority। इनकम टैक्स अथॉरिटी बच्चों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स है, उनको क्या पावर है, उनके क्या राइट्स है, क्या ड्यूटी है, ये सब होता है। सो दैट देयर आर नो ऑफिसर इज मिस यूटिलाइज देयर पावर और पोजिशन, ठीक है ना। तो जो ऑफिसर लोग होते हैं उनके क्या पावर और राइट्स है वो सब भी इसमें मेंशन होते हैं, ताकि कोई भी ऑफिसर उसका गलत फायदा न उठाए। ओके now the income tax law comprises the income tax act 1961 sorry, तो इनकम टैक्स लॉ में 1961 एक्ट का जो रूल है दैट इज अप्लाइड होता है। द नोटिफिकेशन सर्कुलर इशूड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ, हाँ कल मैंने एक वर्ड था बाय मिस्टेक आई सेड द सेंट्रल एक्साइज बोर्ड डिपार्टमेंट ऐसा बोला था, एक्चुअली वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT है। तो थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में होता है वो अलग है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो अल्टीमेटली कोई भी नोटिस डालना है तो किसके पावर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट पास। एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट मतलब हर साल टैक्स है, तो आप बजट आता है, बजट सुने गवर्नमेंट का बजट आता है यस, तो उसमें टैक्स के बारे में डिटेल डिस्कशन होता है, कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस होता है, ये सब एनुअल फाइनेंस एक्ट बच्चों। एनुअल फाइनेंस एक्ट पेंटिंग बोलते हैं हम लोग वित्त विधेयक, वित्त विधेयक यानी पैसों से जुड़ा हुआ कानून, तो एवरी ईयर पार्लियामेंट में उसको पास किया जाता है। ओके and then the judicial pronouncement of the by the Supreme Court and High Court। ये क्या होता है बच्चों, सपोज दैट हम लोग भारतीय कल्चर वाले लोग हैं, कोई मेहमान लोग आते हैं, अब बहुत दिनों बाद अगर आए हैं तो जाते समय बच्चों के हाथ में 50 रुपए 100 रुपए दे दिए, याद है कुछ, हाँ सबको याद है, सब अपनी जेब में रख लेते थे यस। अब वो पैसे मिल गए, अब 50-100 बोला तो हम लोग को मिलता रहेगा, हमारे बचपन में तो 50-100 का जमाना नहीं था, 10 भी मिल गया तो बड़ी बात था,
आप लोग को अभी 50-100 भी मिलता है तो पेटीएम करते लोग। तो ये जो 50-100 रुपये मिल गया, मान लो अभी एलियन कृष्णा को मिल गया है 50 रुपये, 50 रुपये अगर मौसी आ गए, नहीं एलियन को नहीं, वो पागल को, अंकिता को, उसकी 6 मौसी है और 6 मौसी एक साथ आई है उसके घर पे और सबने 50 रुपये दिए। तो 6 मौसी का 50 300 रुपये और 6 मौसा भी देंगे तो 600 रुपये हो गया। और अगले दिन गवर्नमेंट ने आके क्या किया, अंकिता जी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये बोले पागल हो गए कि टैक्स भरना है? तो हाँ, आप 18 साल प्लस हो गए, आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो टैक्स भरना है। अब वो 600 रुपये पर टैक्स, गवर्नमेंट बोला कितना परसेंट, 30% टैक्स देना पड़ेगा, यानी 180 रुपये आपको देना पड़ेगा। अंकिता बोले भाई 600 रुपये में 180 रुपये आपको दे दो, इससे अच्छा मैं पुलिस चौकी जाऊँ, ओके ना। सो सी वेंट टू द पुलिस, कोर्ट कचहरी हुआ। अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि अंकिता को टैक्स भरना है कि नहीं भरना है। तो हाई कोर्ट बोलेगा कि अंकिता के पर्सनल लव एंड अफेक्शन में पैसे मिला है, क्या ना, इसलिए उसको टैक्स नहीं भरना है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस एग्जाम्पल थे बच्चों, जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि उसको टैक्स भरना है कि नहीं भरना है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मान लो पर्सनल टैक्स नहीं भरना है, ठीक है बच्चों। और मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने अंकिता को क्या बोला, बच्ची मेरा फीस जब देना ना तो आप फीस देने मत आना, घर में मेरे बच्चों के बर्थडे कुछ रहेगा ना, उसमें वो पैसे मुझे दे देना। अंकिता ठीक है, तो मुझे क्या आपको ऐसे फीस दो या उधर दो, पैसे दे देना ना। तो अंकिता ने मुझे वो 10,000 रुपये दे दी, कभी बर्थडे में दी मेरे। और कोई खबरी लाल था, गवर्नमेंट को बता दिया कि इसको 10,000 मिला है। गवर्नमेंट आके टैक्स मांग रहा है, बोला भाई गवर्नमेंट टैक्स क्यों भाई, वो तो गिफ्ट मिला मेरे को। गवर्नमेंट बोला भाई गिफ्ट, आपको गिफ्ट वर्ड क्या है, गिफ्ट कौन देता है, जिसका पर्सनल रिलेशन हो, परिवार रिश्ते में। अंकिता आपकी कौन लगते हैं भाई, बोला मत मानना कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके ना। ऐसे मान लो डॉक्टर है, हॉस्पिटल में उसने ऑपरेशन कर दिया, 5 लाख का बिल बन गया, 5 लाख का बर्थडे में दे दिया। तो इस तरह से अरे बहुत लोग क्या करेंगे, जब अगर टैक्स से बचाने चक्कर में क्या करेंगे भाई, गिफ्ट का नाम लेंगे लोग। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा भाई तो गिफ्ट का डेफिनेशन क्या रहेगा भाई। ठीक, इंडिया में टैक्स चोरी करने का तो आपको मालूम ही है, कहने को तो हम 130 करोड़ की आबादी है और थैंक्स टू द मोदी जी कि 6 करोड़ लोग हो गए अभी टैक्स देने वालों में, ठीक है बच्चों। नहीं तो 2014 के पहले खाली 1.32 करोड़ लोग थे टैक्स भरने के लिए। इस समय 6 करोड़ लोग, क्या करना है, 6 करोड़ टैक्स नहीं भरते, 6 करोड़ लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल मतलब अपना इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब उसमें जिसका अगर इनकम होगा तो देंगे, एक चलो तो भी एक अच्छा स्टेप है। तो सोच लो अगर 130 करोड़ में खाली 6 करोड़ लोग टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, ओके ना। और अगर इंडिया में BMW कार, मर्सिडीज को सब जोड़ दें ना तो शायद 3-4 करोड़ आदमी वो सब गाड़ी मिल जाएगा। तो मैं ये जो पॉइंट बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे इनकम होते हैं जब गवर्नमेंट और पर्टिकुलर पर्सन के बीच में क्या होता है, डिबेट होता है। मैं चाहता हूँ मैं इस पे टैक्स नहीं भरूँ, गवर्नमेंट बोलता टैक्स भरो, तो फिर कौन इसका सोल्यूशन करेगा, कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। समय समय पे बहुत सारे ऐसे डिबेटेबल इशू को वो लोग डिफाइन करते वेदर टू पे द टैक्स और नॉट, ओके बच्चों। और फिर कोर्ट के कहने पर उसको फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के एक्ट में क्या करते, इंक्लूड करते, ओके बच्चों। ये तो मैं आपको डिटेल बता दिया हूँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में। यू नो ऑलरेडी कि गवर्नमेंट को टैक्स क्या मेन आमदनी का सोर्स है, रेवेन्यू है बच्चों। और गवर्नमेंट पैसे करता क्या है, वो आपके दिमाग में करप्शन वर्सन तो ठीक है बच्चों, वो तो है ही अपनी जगह पे। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, कूपर हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल, 10 रुपए का फॉर्म भरो या भी जो भी होगा 20 रुपए का फॉर्म भरो। खाली 20 रुपए का फॉर्म भरते हैं और लोग सेवाएं लेते हैं, ठीक है ना। क्या 20 रुपए में दवा हो जाता है? आज से एक डॉक्टर 60 रुपए ले रहा है, 80 रुपए ले रहा है और वो 20 रुपए में डॉक्टर है। ये सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसका खर्चा कौन देता है, गवर्नमेंट दे रहा है। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसका खर्चा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से,
कॉलेजेज है। आई हर्ड द मेडिकल कॉलेज, एक एक मेडिकल कॉलेज पर 17 लाख रुपए का खर्चा गवर्नमेंट डालता है एक बच्चे के ऊपर। और फिर भी ऐसे नालायक बच्चे होते हैं कि गवर्नमेंट का पैसा लेके पढ़ लेते हैं और पढ़ के फिर इंडिया के बाहर जाते हैं सेवाएं देने के लिए। एक बच्चे पे 17 लाख रुपए का खर्च गवर्नमेंट करता है उसके मेडिकल के खर्चे पे। ऑल दो फीस भरता रहेगा, प्राइवेट में भी भरता रहेगा, तो भी अरे 17 लाख रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। मैं भी MBBS और MD की बात कर रहा हूँ, रिमेंबर बच्चों। तो ये सब पैसे गवर्नमेंट के लिए क्या एक्सपेंसिव है, जो कि आई एम से जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग दैट। सो टैक्स आर द बेसिक रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इज यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग ऑल द गवर्नमेंट एक्सपेंसिव बच्चों। ओके, तो क्या क्या एक्सपेंस है? एजुकेशन है, हेल्थ है, PDS क्या होता है? PDS बोल रहा हूँ मैं, PDF नहीं बोल रहा हूँ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब राशन कार्ड। वही राशन कार्ड जहाँ पे 2 रुपए किलो चावल और 3 रुपए किलो गेहूँ, और वही गेहूँ लेने जाओ आप मार्केट में तो 25 रुपए 30 रुपए किलो मिल रहा है। तो क्या गवर्नमेंट का खर्चा है? तो सब एक्सपेंसिव बच्चों। उसके बाद डिफेंस का खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड बनाना है, सड़क बनाना है, डैम बनाने हैं, रेलवे बनाना है, ये सब का जो एक्सपेंसेस है ये सब के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, दैट इज टैक्स। तो बच्चों द टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज बाय गवर्नमेंट। टैक्स एक तरह का क्या है? चार्जेज है। चार्जेज गवर्नमेंट आप पे चार्ज करता है। इम्पोज मतलब लगाना, टैक्स लगाना। तो गवर्नमेंट जो टैक्स है बच्चों, थ्री आइटम पे लगाता है। आपके इनकम के ऊपर, आपके वेल्थ के ऊपर, ये 4 आइटम रहेगा। देन गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो भी कमा रहे हो बच्चों, आपका इनकम है उस पर टैक्स भरना है। वेल्थ यानी प्रॉपर्टी बच्चों। अभी बॉम्बे में हम लोग पाइपलाइन में रह रहे हैं, स्लम झोपड़ी में, इसमें टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फ्लैट में रहते हैं वो टैक्स भरते हैं। गांव में कभी जाना, दादाजी से पूछना, क्या दादाजी हम लोग अपनी जमीन के ऊपर टैक्स भरते? यस, हर महीने या हर साल का 12 रुपए 18 रुपए टैक्स पड़ता है ना। जल्दी लोग भरते नहीं, 10 साल 15 साल में जाके 10 साल का मान लो 12 रुपए के हिसाब से 120 रुपए जाके देख के आना आता है। तो भी एक तरह का टैक्स हो गया, दैट इज वेल्थ टैक्स। बच्चों ये दोनों ही आते हैं डायरेक्ट टैक्स में। तो इनकम पे जो टैक्स है और वेल्थ पे जो टैक्स है दैट इज कम अंडर द डायरेक्ट टैक्स। गुड्स के ऊपर टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंड सर्विस, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, जब सर्विस टैक्स। ये दोनों किसमें आता है? इनडायरेक्ट टैक्स। और अब इनडायरेक्ट टैक्स को सब मिला के क्या बन गया बच्चों? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो पहले जो सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, ओके, और सर्विस टैक्स, ये सब कंबाइन करके आ गया अब GST। So government charging the tax on the your income, government will tax your wealth। आपने कोई सामान खरीदा, you have to pay the tax on the goods। अगर आपने कोई सेवाएं लिया है तो उस पर you have to pay the tax। इसका एग्जांपल इंटरटेनमेंट टैक्स सुने ही होंगे आप लोग। इंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी देखने जाते हो तो मूवी का जो टिकट मिलता है, जो बिल जो भी वो बिल पे देखना इंटरटेनमेंट टैक्स है। हम कहीं पिकनिक जाते हैं, पिकनिक, तो पिकनिक का जो बिल बनता है उस पर भी इंटरटेनमेंट टैक्स यू हैव टू पे, है ना। अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हो आप, नेशनल पार्क जाते हो तो 20 रुपये 25 रुपये कुछ लगता रहेगा, उसको ही होगा इंटरटेनमेंट टैक्स। ये सब टैक्स है बच्चों। ओके,
टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स डिस्टिंग्विश. डायरेक्ट टैक्स levied on income and wealth of person. Indirect tax levied on goods and services. बच्चों, तो पहला डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट टैक्स हमेशा लोगों के आमदनी पे, लोगों के प्रॉपर्टी पे लगता है, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी पे. तो बच्चों, बाद इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन, लेविड मतलब लगाना, गुड्स और सर्विसेज पे लगता है. Wait, come here. Okay, so this is the distinction between direct and indirect tax. So आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा. और अभी यू दैट की 5th सेमेस्टर में डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स 6th सेम में रहेगा. डायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द इनकम एंड वेल्थ ऑफ द पर्सन. तो जो लोगों की आमदनी पे, लोगों का प्रॉपर्टी अगर है तो उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट करता है. एनी गुड्स एंड सर्विस से आप खरीद रहे हो तो उसके ऊपर आपको इनडायरेक्ट टैक्स भरना है. क्यों? डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली पेड बाय इंडिविजुअल. अगर मेरे पास इनकम है तो मैं टैक्स गवर्नमेंट दूंगा. मैं अपना टैक्स किसी और से मांग के नहीं दे सकता हूँ. तो आई हैव टू पे. इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय द प्रोड्यूसर, शॉपकीपर, सर्विस प्रोवाइडर. दुकानदार सामान बेच रहे, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते, सप्लायर, और सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस दे रहे. सर्विस दे रहे जिससे मैं हूँ. मैं आपको पढ़ा रहा था, आई एम गिविंग अ सर्विस टू यू. I am a service provider, you are a service receiver. So they are paying. एक चीज में है कि जो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन होता है बच्चों से, बर्डन मतलब मान लो गवर्नमेंट को मुझे 5,000 रुपये टैक्स देना है, तो ये 5,000 टैक्स मैं बच्चों से लेके नहीं दे सकता हूँ या किसी और से मांग के नहीं दे सकता हूँ. ये बर्डन मुझे खुद ही मेरी जब से ही देना है. तो डायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड. इट इज बियर बाय द सेम पर्सन. बियर मतलब बोल, सहन करना. तो जो आदमी का टैक्स है उसी को भरना है. वो अपना पैसा किसी और की जेब पे नहीं डाल सकता है. वाल इनडायरेक्ट टैक्स, अब गवर्नमेंट बोले भाई आप सर्विस टैक्स दो, मैं आप पढ़ा रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, मेरा फीस है 10,000 रुपये, उसमें आपको 1,000 रुपये मैं ऐड करूंगा सर्विस टैक्स. यानी मैं आपसे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, फिर गवर्नमेंट को दे रहा हूँ. तो दिख तो रहा है कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, लेकिन वो पैसे मैंने किससे लिया? बच्चों से लेके दे रहा हूँ. ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये बर्डन मैं शिफ्ट कर रहा हूँ. तो इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड. सप्लायर और रिसीवर, सर्विस प्रोवाइडर कैन कलेक्ट द टैक्स अमाउंट फ्रॉम कंज्यूमर और सर्विस रिसीवर. सेल्स टैक्स बच्चों, सामान के ऊपर 550 रुपए, उस पर 10% टैक्स, वो पैसे कस्टमर से लेके पे करना है. यानी बर्डन अल्टीमेटली किसके ऊपर जा रहा है? कस्टमर पे जा रहा है. ओके, टू वर्ड, प्रोग्रेसिव वर्सेस रिग्रेसिव. डायरेक्ट टैक्स बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव बच्चों. प्रोग्रेसिव मतलब होता है बच्चों, अब जैसे 0 से 2.5 लाख तक इनकम है बच्चों, नो टैक्स. 2.5 लाख से 5 लाख तक टैक्स अमाउंट है बच्चों, यू हैव टू पे 5%. 5 लाख से 10 लाख तक बच्चों यू हैव टू पे 10%. इसका मतलब जैसे जैसे आमदनी बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको टैक्स ज्यादा भरना है. 10 लाख से ऊपर है तो यू हैव टू पे 20% टैक्स. 20 लाख से ऊपर है तो यू हैव टू पे 30%. इसका मतलब जिसके पास ज्यादा आमदनी उसको ज्यादा टैक्स भरना है, कम आमदनी कम टैक्स भरना है. इसको वर्ड बोलते हैं प्रोग्रेसिव. जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको टैक्स ज्यादा देना है. कम इनकम है तो नो टैक्स, ज्यादा इनकम है ज्यादा टैक्स. बट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है बच्चों ये रिग्रेसिव है. अब पाइपलाइन का आदमी भी जाएगा टाटा नमक खरीदने के लिए तो भी उतना ही टैक्स देना है. अंबानी अगर टाटा नमक खाता रहेगा तो उसको भी उतना ही टैक्स देना बच्चों. ये है रिग्रेसिव. इसमें कोई अमीर गरीब देखते नहीं, सबको एक जैसा ही देना है. थम्सअप का बॉटल आपने खरीदा है, पाइपलाइन के बच्चे खरीदे थम्सअप का बॉटल तो भी उतना ही टैक्स देना है. और कोई अगर रिच आदमी खरीद रहा है तो उसको भी उतना ही टैक्स देना है.
इसका मतलब दिस इज नॉट अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द रिच एंड पुअर, सबको एक जैसा टैक्स देना है। दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ रेगुलेटरी टैक्स। इसके एग्जांपल यू नो ऑफ इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। तो बच्चों while the indirect tax, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स। अब तो बच्चों जो सेल्स टैक्स, वैट मतलब बच्चों वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब 100 रुपए का चीज अगर अपना जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, अब इसने 100 रुपए का बेचा और ये होलसेलर ने इसको 200 बेच दिया तो 100 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो जो बाकी का 100 रुपए उसके ऊपर टैक्स। वैल्यू एडेड कितना ऐड करके बेचो, रिटेलर ने कंज्यूमर को 400 बेच दिया तो इससे कितना ऐड किया 200 रुपए, तो 200 रुपए टैक्स। दैट इज मतलब वैट। तो सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स सब मिला के क्या बन गया बच्चों, जीएसटी बन गया। उसके बारे में 6 में पढ़ेंगे। तो ये था बच्चों इंडिया में इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हिस्ट्री इन इंडिया। ओके, अब मैं आप स्टॉप करते इसको अच्छे से, अभी ऑब्जेक्टिव थ्योरी के लिए है, ओके ना।